हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि आज ही मैंने वीडियो बनाया कि शेर गुफा से निकल करके दहाड़ा, यानी शेर यानी यूएफबीयू, यानी उसके 9 कंस्टिट्यूएंट्स, उनकी एक प्रतिबद्धता, कमिटमेंट लिया उन्होंने। क्या है वो यूएफबीयू की प्रतिबद्धता? हम उन सभी नागरिकों, कर्मचारियों, किसानों, मजदूरों, पेंशनरों और हितधारकों के साथ खड़े हैं जो मानते हैं कि बैंक जानता है कि निजी मुनाफाखोरों के नहीं। मैं इसको पढ़ने के बाद देखता हूं, भाई यूएफबीयू तुम्हारी औकात है जो तुम बातें कर रहे हो, ये कामें कर सकते हो? और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक राष्ट्रीय संपत्ति हैं, हम इन्हें बिकने नहीं देंगे। और ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पब्लिक सेक्टर बैंकों को इनने बनाया। ये सबको पता है कि देश को जरूरत थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी इनका राष्ट्रीयकरण किया, केवल और केवल फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, और यहां सब के सब नाम आ गए। अब हमने देखा कि भाई हमारे जो यूनियन ये बने हुए, पहले तो ये है कि यूएफबीयू अनरजिस्टर्ड संस्था है, इनके कंस्टिट्यूएंट रजिस्टर्ड है। हमने देखा कि भाई ये ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत बने हुए हैं, क्या वास्तव में इनको इतने अधिकार दे रखे हैं क्या? क्योंकि ट्रेड यूनियन एक्ट केवल इसलिए आया था कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो ट्रेड डिस्प्यूट होते हैं, जो काम नहीं चल पाता, फैक्ट्री नहीं चल पाती, उन मुद्दों को सुलझाने के लिए इस एक्ट को लाया गया, जिससे कि यूनियन बन सके, रजिस्टर्ड हो सके, और रजिस्टर्ड होने के बाद ये बॉडी कॉर्पोरेट हो जाती हैं, ये लीगल एंटिटी हो जाती हैं, ये किसी पे केस भी कर सकती हैं, इनके केस किया जा सकता है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, ये अपनी ज़मीन खरीद सकती हैं, खरीद फरोख्त कर दी, ये सारे काम इनके पास सील होती है, इनका अस्तित्व इसलिए, और ये बात कर सकते इसलिए इनको बनाया गया था। और केवल काम ये था कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके वेलफेयर का ध्यान रखा जाए। अब मैंने देखा भाई, ये मेरे पास ट्रेड यूनियन एक्ट है, ये रहा। इस ट्रेड यूनियन एक्ट में शुरू में दे रखे हैं कुछ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन कैसे होगा, उसके बाद दे रखा है, उसमें है आपका चैप्टर 2, उसके बाद राइट्स एंड लायबिलिटीज और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की क्या क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज है, और उसके बाद रेगुलेशन, और केवल इसमें 33 सेक्शन है। इन 33 सेक्शनों में कहीं नहीं इनको ऐसा कहा गया है कि भाई तुम पॉलिटिकल गेम खेलोगे। बड़ा सीधा साधा है कि आपका काम है केवल ट्रेड यूनियन में जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो डिस्प्यूट हो रहे हैं उनको सुलझाना। दूसरी यूनियन भी कर रही है, ये बैंक वालों को छोड़ के दूसरी भी करती हैं। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रतिबद्धता, हम उन सभी नागरिकों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। भाई आप लोग ही जो ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत बने हो, आप ही इनकी जिम्मेदारी लेते हो, तो भैया ये सीपीएम वाले क्या करेंगे, ये और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी, ये सरकार क्या करेगी जो बना करके बैठे हुए हैं, जब आप ही करोगे? और किसानों और मजदूरों, मतलब किसानों की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो भैया राकेश टिकैत जी क्या करेंगे, या किसान संगठन बना करके बैठे ये लोग क्या करेंगे? तुम ही कर लोगे तो ये क्या करेंगे? मजदूरों का भी मतलब ठेका ले रहे हो, और उसके बाद पेंशनरों का भी ठेका ले लिया। ये नहीं कहा बैंक पेंशनर की बात, पेंशनर सारे, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे एलआईसी के हो, चाहे आरबीआई के हो, आरआरबी के हो, बैंकों के हो। अब अपने गिरेबान में झांक करके देखो। पहले आप नागरिकों, कर्मचारियों और किसानों और मजदूरों की बात तो बाद में करना, आप अपने बैंक के पेंशनर्स के साथ में क्या बर्ताव करते हो, उन्हीं से खाते हो और उन्हीं की बजाते हो। सारे आज जो पेंशनर हैं ये सब लेवी और सब दे करके बैठे हुए हैं, केवल इसलिए कि हमारा जो हित है, हमारा जो वेलफेयर है, ये यूनियन देखेंगे। लेकिन ये लोग पैर जमा करके बैठे हुए हैं, और एक बार जो बैठ गए ना, दूसरे लोगों को आने भी नहीं देते। बैंक का छलम 1993 से लेके आज तक बैठा हुआ है। इनसे ज्यादा कोई कैपेबल आदमी नहीं है क्या? ये यही व्यक्ति रह गया है कैपेबल। एक दूसरे भी साथ में हैं, इनको पता है कि जो मलाई आ रही है हर महीने,
थ्रू HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के माध्यम से कट कट करके, और जो पैसा इकट्ठा हो रहा है ये उसके मजे ले रहे हैं। इन्हें बैंक पेंशन से क्या लेना देना है? कोई मरे जाए, चाहे किसी के पास पॉलिसी लेने के लिए पैसे हैं या नहीं है, अपने बच्चों के इलाज के लिए पैसा है या नहीं है, उसका जीवन यापन कह रहा है, इनको कोई जरूरत नहीं है। इनको अपनी मलाई से मतलब है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, भैया तुमने पेंशनरों का नाम लिया और तो तुम्हारी औकात है ही नहीं। ना तुम किसानों की बात कर सकते हो, ना तुम नागरिकों की बात कर सकते हो, ना तुम कर्मचारियों की बात कर सकते हो, और हितधारकों की बात नहीं कर सकते हो। चलो तुम पेंशनरों की बात करते हो तो तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की बात नहीं कर सकते हो, उन पेंशनों की बात नहीं करते हो, RBI के पेंशनों की बात नहीं कर सकते, RRI के पेंशनों की बात नहीं कर सकते। कम से कम यार बैंक पेंशनों की जो बात कर लो। उनको बार बार बेवकूफ बनाते हो, उनके पेंशनर के रिवीजन को रोकते हो। नेशनल पैटर्न का DA जो है उसको आप रोक करके बैठे हो, तुम्हारे मुंह में दही जम जाती है। ये सारे काम जो आप करके बैठे हो ना, पहले आप वहां देखिए। मुझे शर्म आती है। और हल्की सी बात कही उस लड़के ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछा कि जो प्राइवेट बैंक हैं वो केवल और केवल कुछ चुनिंदा ग्राहकों की पैरोकारी करते हैं, ये कहा था उसने। ये नहीं कहा था कि आप सार्वजनिक क्षेत्रों को प्राइवेट बनाने जा रहे हो नहीं जा रहे हो, उसका अलग जवाब होता। केवल और केवल वित्त मंत्री ये कहा कि ऐसा नहीं है भाई, प्राइवेट में फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, विदेशों में हैं, यहां पे हैं सारी। आपकी कोई पब्लिक सेक्टर तो नहीं है, उन्हें बड़े बड़ी मात्रा में लोग नौकरी करते हैं और अच्छे अच्छे पैकेज पे काम करते हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो ये कहा था कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक ये करते हो। क्या बैंक उसको निर्मला सीतारमण ये कहना चाहिए कि प्राइवेट बैंक मतलब बेकार है? मतलब जो प्राइवेट बैंक चल रही है और योगदान दे रही है इस देश में, तो उनको मतलब एक वित्त मंत्री को यह कहना चाहिए था। उसके बहाने को लेकर के एक लंबा चौड़ा लेटर निकाल दिया और इतिहास रच डाला। इतिहास रचने में बड़े माहिर है, पता नहीं क्योंकि इंटेलिजेंट तो है, बैंक के ऑफिसर्स भी है, एम्प्लॉयज भी है, सारे पढ़े लिखे जितने भी है, इतिहास भी जानते हैं, घुमाना भी जानते हैं, झूठ बोलना भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, माहिर है सब चीजों में। और ये निकाला इन लोगों ने चीजें। अब हम तो वेंकटाचलम साहब आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपने एक बच्चे के प्रश्न का सहारा लेकर जो अटैक बोला, उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? क्या आप लोगों को भड़काना चाहते हो? और यही नहीं, चलो एक वी वेंकर्स है, उन्होंने सोचा कहीं ये हाथ मार के नहीं ले जाएं, तो वो भी कूद पड़े, और भी देखा और भी कूद पड़े। अरे यार पहले ये तो देख लो तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, यूएफबीयू अपनी साख बचाने के लिए सारे काम कर रहा है, क्योंकि ये ज्यादा बदनाम हो चुके हैं। अब आने वाले समय में इनको पता है कि यदि बैंकों की संख्या 3 या 4 रह गई तो इनकी ये सिकुड़ जाएंगे, इनकी जो कमाई है वो भी खत्म हो जाएगी। और अभी तो ये डाला लोगों ने कि इनको चंदा देना बंद करो, लोगों के बहुत ही पॉजिटिव व्यूज आ रहे हैं, और इवन सर्विंग एम्प्लॉयज के व्यूज आ रहे हैं कि इनको चंदा देना बंद कर देना चाहिए, कि कल को हमको ही पेंशनर होना है, हमको भी इसी प्रकार परेशान करेंगे। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो बाद में यूएफबीयू की प्रतिबद्धता है, ये केवल और केवल ये गुमराह करते हैं, लोगों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, गलत सलाह देते हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य है कि अपनी उन सीटों को बचाए रखना जहां ये बैठे हुए हैं, वहां बहुत बड़ी मात्रा में इनके पास फंड और पैसे पड़े हुए हैं। ये लोग IBA माननीय सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलता है, कोई प्रोविजन नहीं है पेंशन का, ये फंड बेस्ड है। सेम वर्डिंग DFS के माध्यम से संसद में बुलवाया जाता है कि कोई पेंशन अपने का प्रोविजन नहीं है, वो वित्त पोषित है। इस प्रकार का झूठ मैं तो समझ नहीं आ रहा। इसका एक लेटर बनवा रहे हैं हम, लोकसभा स्पीकर को लिखवा रहे हैं। कहा है हमने पाटनी साहब से, आप लिखिए लोकसभा स्पीकर को, आपके संसद में यह झूठ बोला गया और यही झूठ माननीय सुप्रीम कोर्ट में बोला गया IBA के द्वारा। इन लोगों के मुंह में दही जम गई ये कहते हुए कि आप इस प्रकार का झूठ सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोलोगे, और द सेम प्रकार का झूठ संसद में बोला। आपकी इससे इज्जत नहीं होती है, इससे आपकी इज्जत खराब होती है।
थोड़ा अंदर झांक करके देखो कि इस प्रकार के शब्द जो कहे गए हैं रेगुलेशन के खिलाफ, जो आपके द्वारा बना था 1993 के समझौते के आधार पर, उसके खिलाफ बोला गया, संसद में बुलवाया गया, आईबीए ने सुप्रीम कोर्ट में बोला, उससे आपकी इज्जत क्या रह जाती है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।